तो आज का भारत जो मेरी नज़र में मैं देखता हूँ, तो वो मेरी नज़र में आज का भारत भारत नहीं है। हम अखंड की भारत की बात करते तो मेरा भारत बड़ा है, सरहद के उस पार क्या वो भारत नहीं है? भाई ये हमारी कुवत नहीं है, हमारी एबिलिटी नहीं है कि आज हम उसको ले नहीं पा रहे। हो सकता आज से 2 4 10 पीढ़ी बाद में अगर हमें सामर्थ्य होगी तो वापस हमारे पास लौट के आएगा और हम उसको ले लेंगे। छाछरो सीरीज लाला 5 वीडियो में आप देखियो कि जो भारत पाकिस्तान 1971 में युद्ध हुई और उन युद्ध में ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह जी जयपुरी भूमिका वालों योगदान, और उन बाद में जो लक्ष्मण सिंह जी सोडा जो छाछरो ठाकुर हा किन प्रकार अपनी मदद करी और किन 6 महीना तक सिंध में अपनो कब्जो रियो और बाद में शिमला समझौते अंतर्गत सब कुछ पाछो पाकिस्तान ने लौटाई दियो। और उन बाद में की कृपा से छाछरो ठाकुर ने और सोडा राजपूता ने एज ए शरणार्थी हटे आवनो पड़ियो। और लाला वीडियो में आप देखियो कि भाई जो मामा चारणी जमर की दौर वाणा आशीर्वादों की कर जो छात्रों ठिकाणों कायम भी और सोडा ने राज मिलियो। और उन्हीं सीरीज रो आज में वो छठो वीडियो लास्ट वीडियो है, तो लोकेंद्र सिंह जी किलानो लिखियो है और मैं आपने इन्हें सुनाऊं। इनो टाइटल है अखा तेसु अमराणो। वाइसराय रीगल लॉज शिमला से मई 1937 में एक अनौपचारिक महत्वपूर्ण पत्र वाइसराय के मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से टाइप हुआ और उस पत्र पर जो नाम अंकित था वह उस पत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण था। उस पत्र का जो नाम लिखा था वह था ठाकुर अगजी रतन सिंह सोडा और पता लिखा था छाछरो हवेली का। हालांकि छाछरो कोई मोटी रियासत नहीं ही, छोटो ठिकाणो ही हो, लेकिन उन टाइम में उन जमाना में जब अंग्रेजों रो राज हो देश माथे और वाइसराय द्वारा वो पत्र लिखनो एक छोटा ठिकाना में और किकर वो इम्पोर्टेंस ही उन टाइम वो बताई दिया। वाइसराय का इस तरह का पत्र तत्कालीन दौर में बड़े बड़े नेता और राजा महाराजों को ही नसीब होता था, लेकिन ये छाछरों के रुतबेदार ठाकुर अगजी रतन सिंह सोडा और छाछरो हवेली का वैभव था कि वाइसराय ने यह पत्र भेजना जरूरी समझा। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में जिस जगह दरबार लगाया उसी जगह अंग्रेज अक्सर कोरोनेशन सेरेमनी मनाया करते थे। अच्छा, दिल्ली दरबार 3 टाइम लगो, शायद 1877 में लगायो तो, और उन बाद में 1903 में और 11 में लागो तो अलग अलग टाइम में जो ब्रिटेन रा महारानी और जो राजा है वे आया था। तो भारत के वाइसराय उस उत्सव में मुख्य अतिथि हुआ करते थे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रईस इस समारोह में यूनियन जैक को सलामी देने पहुंचता था। यूनियन जैक यानी कि ब्रिटिश रो जो नेशनल फ्लैग है इंग्लैंड रो राष्ट्रीय झंडो यूनियन जैक किया करे जीव अपनो तिरंगो है जीव। राजे महाराजे हाथी घोड़ों पर सज धज कर सवार होकर पहुंचते थे, लेकिन किसी जागीरदार या ठाकुर को खुद वाइसराय निमंत्रण देकर बुलाई, यह थोड़ी विचित्र बात थी, क्योंकि उस समारोह में अंग्रेजों का अतिथि होना उस समय के हर रईस के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो बड़े बड़े जो रियासत के मालिक राजा महाराजे रईस वो आते थे, छोटे जागीरदार को इन दरबार के समारोह में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि ये उस समय उनकी स्टेटस के अनुसार होता था कि ये बड़े बड़े है, उन्हीं को जो इन्विटेशन दिया जाता। ठाकुर अगजी रतन सिंह सोडा का यही कद और रुतबा उन्हें उस दौर के हर जागीरदार से अलग करता था, लेकिन छात्रों के जागीरदार को उनको बुलाया गया, तो ये उनका रुतबा था उस समय बड़े बड़े राजा महाराजों के बीच में भी। 1881 में लॉर्ड रिपन ने संपूर्ण हिंदुस्तान में पहली बार जनगणना करवाई, लेकिन ये जनगणना अंग्रेजों के लिए एक बड़ी सिरदर्द बनकर रह गई। हिंदुस्तान की 80% से भी ज्यादा आवाम उस वक्त पढ़ी लिखी नहीं थी और जनगणना को लेकर तरह तरह की अफवाहें आवाम में फैल गई, इसलिए लोगों ने जनगणना रजिस्टर में अपना नाम लिखवाने से मना कर दिया। आज भी हर एक 10 साल में सरकार जो जनगणना सेंसस आयोजित करे, तो 1881 में जो अंग्रेज ने स्टार्ट की थी जनगणना, जब किसी तरह से बात नहीं बनी तो ठाकुर अगजी रतन सिंह सोडा ने इस काम के लिए आगे आए और उन्होंने इस काम में अंग्रेजों को भारी सहयोग किया। 1911 की जनगणना भारत सहित छाछरो और सिंध में पूरी तरह से सफल रही, जिससे अंग्रेज अधिकारी ठाकुर अगजी की इस काम से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्हें सम्मानित करने के लिए तत्कालीन थारपारकर जिले के कलेक्टर ने उन्हें एक प्रशंसा पत्र भेजा। प्रथम विश्व युद्ध छात्र और ब्रिटिश हुकूमत के संबंधों में एक नई कड़ी जोड़ गया। ब्रितानियों को युद्ध में भारी धन का नुकसान हुआ और उसका हर्जाना उन्होंने हिंदुस्तान से वसूला।
विभिन्न प्रांतों के गवर्नरों और राजा महाराजाओं के युद्ध के नाम पर धन लिया। उस समय तो वो पैसा कर्जे के नाम पर लिया गया, लेकिन आज तक उस धन को कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, इसकी डिटेल शशि थरूर ने अपनी किताब जो है अंधकार काल में, उसमें अनेक तरह के कर्जों का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। जो कांग्रेस के नेता है शशि थरूर साहब, जो पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं यूपी के गवर्नमेंट में, उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें इसका जिक्र आता है। और उसी समय ठाकुर अकजी ने भी अंग्रेजों को युद्ध के लिए नाम पर भारी आर्थिक मदद करी। एक जागीरदार की इतनी बड़ी मदद से आला अंग्रेज अधिकारी ठाकुर साहब से बहुत अधिक प्रभावित हुए और बंबई प्रांत के गवर्नर ने खुद अकजी को एक धन्यवाद पत्र कृतज्ञ भाव प्रकट करते हुए भेजा। तो जिस प्रकार का आज स्टेट है अपने भारत में, तो उसमें जो बंबई प्रांत होता था बड़ा, जब ये महाराष्ट्र गुजरात के हिस्से और तो इसके सारे बंबई प्रांत में आते थे, सिंध तक के। जब जब कभी जिस भी मोर्चे पर अकजी की जरूरत देश और समाज को महसूस हुई, हर बार अकजी ने छात्रों हवेली के दरवाजे खोल दिए और उनकी यही दिलेरी वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को छात्रों हवेली के दरवाजे तक ले आई। वायसराय नवरात्र में ठाकुर अकजी के अतिथि हुआ करते थे। 15 जनवरी 1934 में भारत के इतिहास का सबसे कुख्यात नेपाल बिहार भूकंप आया, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ने उन हालातों में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए राहत पहुंचाने के लिए वायसराय भूकंप रिलीफ फंड बनाया। हिंदुस्तान के बड़े बड़े रईसों और राजा महाराजाओं ने उस रिलीफ फंड में चंदा दिया। वायसराय ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े रईसों से मदद की अपील करी, तो अकजी सोडा ने आगे आकर उस रिलीफ फंड में बड़ी आर्थिक मदद करी और एक बार फिर से धन्यवाद पत्र भेजने की बारी वायसराय की थी। छात्रों जागीर थी, उसके ठाकुर थे, तो उनका योगदान था उस समय। हर जो हिंदुस्तान के कुछ भी काम होते थे उस समय आगे बढ़कर मदद करते थे। और जब 1971 के युद्ध में भी जागीरदार ने मदद की वहाँ के ठाकुर ने, लक्ष्मण सिंह जी सोडा ने, तो उसके बाद में जो तत्कालीन हिंदुस्तान की सरकार ने वापस लौटा दिया और उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। हमें जो भारत सरकार को और भारत के लोगों को उनको जो देना चाहिए था वो हम दे नहीं पाए रिटर्न में, बदले में। और आज भी जैसे कई लोग पूछते हैं कि भाई साहब, जो उमरकोट के राणा के बारे में पूछते हैं कि साहब उमरकोट के राणा ने जो हिंदुओं की स्थिति के लिए जिम्मेदार है पाकिस्तान में उस वक्त चले गए, तो मैं यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस समय जो रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी, भारत पाकिस्तान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। आज का भारत और आज का पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता। तो उस समय अमरकोट को तो पूछा ही नहीं गया था कि आपकी इच्छा क्या, आपको इधर जाना कि इधर जाना। उन्होंने सिर्फ लाइन खींच दी थी, उनको तो सब कुछ रेडीमेड मिला और फिर उसके बाद में उनको उधर का जो पाकिस्तान है वहाँ रहना पड़ा। अब वो उनका देश है तो नेचुरली बात है वो अपनी देश की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम अब हिंदुस्तान में अब अगर कंपेयर करें, अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो आया था जो कुंवर करणी सिंह सोडा का, जो उमरकोट के कुंवर है, राजकुमार है, तो भाई उन्होंने पाकिस्तान अपने देश के लिए बात की थी, तो बोले कि अरे कि वो रिश्तेदारी तो यहाँ हिंदुस्तान में करते हैं और ये देखो गद्दार वगैरह। अरे भाई उनका देश पाकिस्तान है तो गद्दार कैसे वो अपनी देश की बात करेंगे। हम हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान की बात करेंगे, सीधी सी बात है। और रही बात आज अगर आप ये देखते हो आज का भारत, जो मेरी नज़र में मैं देखता हूँ, तो वो मेरी नज़र में आज का भारत भारत नहीं है। हम अखंड की भारत की बात करते तो मेरा भारत बड़ा है, सरहद के उस पार क्या वो भारत नहीं है। भाई ये हमारी कुव्वत नहीं है, हमारी एबिलिटी नहीं है कि आज हम उसको ले नहीं पा रहे। हो सकता आज से 2, 4, 10 पीढ़ी बाद में अगर हमें सामर्थ्य होगी तो वापस हमारे पास लौट के आएगा और हम उसको ले लेंगे। तो ये आपको सोचना चाहिए। ठाकुर अखय सिंह सोडा जब धाट के धनी बने तो कहने को तो छात्रों सिंध के नक्शे में ठीक से पहचाना तक भी नहीं जाता था, लेकिन उस न्यायप्रिय और शांति के पुजारी ने छात्रों को सिंध ही नहीं बल्कि हिंद तक की किंवदंतियों में उत्कीर्ण करवा दिया। धाट को धनी मिला और सिंध को सरदार मिला। अकजी सोडा की पहचान पूरे सिंध में न्याय और शांति के पुजारी की थी। छात्रों की जनता ने अकजी की नीतियों को पूरे शिद्दत से आत्मसात किया, वरना वह सिंध जिसका उदय ब्रिटिश भारत के नक्शे पर भारी सांप्रदायिक रक्तपात के साथ हुआ, कालांतर में अकजी की नीतियों की बदौलत वहां अमन कायम हो सका। अकजी ने छात्रों में न्याय की एक परंपरा का बीज रोपा जिसे उनकी पीढ़ियों ने अनवरत रखा। वे छात्रों हवेली में बैठकर राज के फैसले करते थे। आज भी वो बात छात्रों में बड़े फख्र के साथ कही जाती है कि अकजी की कचहरी में कोई भी बिना न्याय के नहीं लौटा। यह बात आज भी छात्रों में एक नजीर बनी हुई कि
उस हवेली में कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया गया। अकजी की लोकप्रियता इतनी थी कि 1937 के असेंबली चुनाव में थारपारकर की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया और रिकॉर्ड जीत के साथ अपना नेतृत्व करने असेंबली भेजा। अकजी के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस दौर में कांग्रेस मिट्टी के ढेर को तिलक कर देती थी, वो जनता के लिए गणेश हो जाता था। लेकिन अकजी के सामने सिंध में के गांधी कहे जाने वाले गांधी जी के घनिष्ठ सहयोगी स्वामी कृष्णानंद चुनाव हार गए। स्वामी कृष्णानंद उस दौर में पूरे सिंध में बड़ा नाम हुआ करता था। पहले वह गदर आंदोलन में सक्रिय रहे और बाद में गांधी जी का आंदोलन और उनकी विचारधारा को सिंध में फैलाने का काम भी स्वामी जी ने किया। उस चुनाव में गांधी जी ने खुलकर स्वामी कृष्णानंद का समर्थन किया, लेकिन अकजी जैसी शख्सियत के सामने थारपारकर की जनता ने गांधी जी और स्वामी कृष्णानंद दोनों को नकार कर ठाकुर अकजी सोडा को अपना नेता चुना। कहने को तो छात्र और रियासत ना होकर एक ठिकाना भर था, लेकिन रुतबा इतना था कि पाकिस्तान की विधानसभाओं में सबसे बुलंद आवाज छात्रों की गूंजा करती थी। तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल तक शिकार पर अकजी के अतिथि हुआ करते। पाकिस्तान के रईसों का छात्रों हवेली पर मजमा लगा रहता था। बड़े बड़े हुक्मरान अकजी के बिना अवाम के फैसले नहीं करते थे। शासन और प्रशासन में अकजी की पैठ का छात्रों की अवाम को खूब फायदा मिला और कालांतर में धाट के महाकवि जुंजारदान जी ने अकजी जैसी शख्सियत के लिए लिखा, अखा तेसु अमराण गढ़ उमंग अजसे घणो विभा खर बखान सरसो रतन सिंगरा। कोई अकजी तुमसे जो है उमरकोट है, उनकी इंपॉर्टेंस है। आशा रखता हूँ कि छात्रों सीरीज के वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद। राम राम।